हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 24 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, देश का सबसे बड़ा गुर्दा प्रत्यारोपण केंद्र कहां पर बनकर तैयार हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का निधन हो गया, ये कहाँ के मूल निवासी थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज के। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 8 मंथ की PDF अगर आपको डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के अगस्त 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों अगर आपको अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप अगस्त मंथ की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने सितंबर 2021 में नई दिल्ली में CISOs और CROs के मध्यस्थों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अजय कुमार मिश्रा ने। अगला क्वेश्चन है, IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किसे देश का अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त करने का फैसला किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, एयर मार्शल VR चौधरी, यानी एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को जो है अगला वायुसेना अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को संगठन में नवे सदस्य के रूप में शामिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ईरान को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान ने। अगला क्वेश्चन है, उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु निम्न में से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है गौतम अडानी को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे कल के वीडियो के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम देखते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के पहले जनजातीय संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बलरामपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। सरकार के अनुसार इस संग्रहालय में थारू जनजाति के उद्विकास से लेकर उनकी संस्कृति, परंपराएं, धर्म, जीवन शैली आदि सभी आयामों को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य का पहला जनजातीय संग्रहालय मार्च 2022 तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का ये पहला जनजातीय संग्रहालय है जो कि कहां पर बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू प्रधान ग्राम इमिलिया कोडर में ये थारू जनजातीय संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में पाई जाने वाली कुल अनुसूचित जनजातियों की संख्या का 1.09% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है 0.6। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों ये जो थारू जनजाति है ये उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति पाई जाती है?
तो ध्यान रखना है गोंड जनजाति, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं, तो आपको ध्यान रखना है गोंड है, ओझा, धुरिया, नायक, पथारी, राजगोंड, खरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, गारिया, पटारी, भुइया, पांखा, पानिका, चेरो, थारू, बुक्सा और महीगीर। ये जो जनजातियां हैं ये उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब दोस्तों ये जो जनजातियां हैं इनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में निवास करती है, इसलिए आपको ये सारी जनजातियां अच्छे से ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये जो थारू जनजाति है इससे संबंधित एक क्वेश्चन और आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो बजहर पर्व है, कौन सा बजहर पर्व, ये थारू जनजातियों का पर्व है, यानी थारू जनजाति के लोग जो है इस पर्व को मनाते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में ये सारी चीजें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यीडा क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। इसमें 50,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है। यूपी सरकार ने पहले नोएडा में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की घोषणा की थी। यीडा ने उत्तर प्रदेश में पहले चिकित्सा उपकरण पार्क के लिए 350 एकड़ जमीन निर्धारित की है, जिसे 2 चरणों में बनाया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके साथ वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, नेस्कॉम फाउंडेशन के साथ। नेस्कॉम फाउंडेशन और वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेंगे। ये राज्य कौन कौन से हैं, तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल। नेस्कॉम फाउंडेशन 650 से अधिक महिला सूक्ष्म उद्यमियों के साथ कार्य करेगा और उन्हें ऑनलाइन जाने, पुनर्निर्माण और अपने व्यवसायों का विस्तार करने के लिए प्रशिक्षित करेगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि नेस्कॉम फाउंडेशन और वीजा संयुक्त रूप से 5 राज्यों में डिजिटल कौशल और वित्तीय साक्षरता के साथ महिला उद्यमियों को कौशल प्रदान करेंगे, और ये हैं वो 5 राज्य। अगला क्वेश्चन है साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न में से कौन बन जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। भारत वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका के ठीक पीछे होगा। चीन इस आर्थिक बदलाव का एक प्रमुख चालक है, क्योंकि इसके साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व अर्थव्यवस्थाओं के बीच वर्तमान अनुमानित रैंकिंग के हिसाब से भारत 2.8% आयात हिस्सेदारी के साथ सबसे बड़े आयातक देशों में 8वें स्थान पर है और साल 2030 तक चौथा सबसे बड़ा आयातक बनने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है ये 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा, और जो भारत है ये वैश्विक आयात में 5.9% की हिस्सेदारी के साथ चीन और अमेरिका से पीछे होगा। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि चीन जो कंट्री है ये साल 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद जो है इस रिपोर्ट में जताई गई है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मिताली राज। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं क्रिकेटर मिताली राज। मिताली राज सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली पहली महिला बल्लेबाज बन चुकी हैं। मिताली ने यह कीर्तिमान फर्स्ट क्लास, लिस्ट ए, T20 और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के तीनों फॉर्मेट में रन बनाकर हासिल किया है। मिताली राज ने यह मुकाम 21 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान हासिल किया। मिताली राज के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने 217 एक दिवसीय मैच खेले जिसमें उन्होंने 7,304 रन बनाए, जबकि 11 टेस्ट खेले जिसमें उन्होंने 669 रन बनाए
और इसके अलावा मिताली राज ने 89 T20 मैच खेले जिसमें उन्होंने 2364 रन अपने नाम किए। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो महिला क्रिकेटर है मिताली राज, ये सभी फॉर्मेट में 20,000 रन पूरा करने वाली दुनिया की पहली महिला बल्लेबाज बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक डेल्टा कोविड वेरिएंट अब तक कितने देशों में फैल चुका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 185 देशों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार डेल्टा कोविड वेरिएंट वर्तमान में सबसे प्रभावी संक्रामक वायरस स्ट्रेन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यह वेरिएंट अब तक 185 देशों में फैल चुका है। कोरोना संक्रमण के डेल्टा वेरिएंट का कहर पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। विश्व भर में अगर कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो 22,095 लाख से ज़्यादा मामले जो है कोरोना संक्रमण के सामने आ गए हैं और 49 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत जो है वो कोविड संक्रमण की वजह से हो चुकी है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो कोविड का डेल्टा वेरिएंट है उससे जो है 185 देश प्रभावित हो चुके हैं, यानी 185 देशों में ये वेरिएंट फैल चुका है। अब दोस्तों अगर WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है 7 अप्रैल 1948 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। और दोस्तों WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ध्यान रखना है जिनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर है। और दोस्तों ये हेडक्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार एग्जाम में हेडक्वार्टर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, असम में। असम राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की गई है। इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी, चाय पीसने, सम्मिश्रण, पैकेजिंग कार्गो और गोदाम सुविधाएं और अन्य उपयोगिता सेवाएं जैसी प्रसंस्करण सुविधाएं होंगी। वर्तमान में असम राज्य में चाय बागान कंपनियों से सेगुन और अगर रोपण एवं चाय बागानों को बेचने के लिए बगीचों की भूमिका का उपयोग करके बागान मालिकों को संपत्ति मुहैया करवाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि असम राज्य में जो है अभी 6 गांव में एक चाय पार्क की स्थापना की जाएगी और इस चाय बागान में एक छत के नीचे रेल और बंदरगाह कनेक्टिविटी रहेगी। चाय पीसने, सम्मिश्रण, पैकेजिंग कार्गो, गोदाम सुविधाएं और अन्य तरह की जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? असम राज्य में। तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना है 14 असम में लोकसभा सीटों की संख्या है और 7 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण शुरू हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी लद्दाख करेगा। यह आयोजन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म फेस्टिवल्स निदेशालय के तत्वाधान से किया जाएगा। 24 से 28 सितंबर 2021 को प्रस्तावित 5 दिवसीय फेस्टिवल में लद्दाख को फिल्म निर्माण के लिए एक बेहतरीन संभावना के रूप में पेश किया जाएगा। यह 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के जश्न का एक हिस्सा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो लद्दाख इसकी मेजबानी करेगा। और दोस्तों ये जो फिल्म फेस्टिवल है इसका आयोजन लद्दाख में कहाँ पर किया जाएगा? तो लेह में इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर लद्दाख की बात है तो ये है मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। लद्दाख में चीफ मिनिस्टर की सीट वैकेंट है और लद्दाख के गवर्नर हैं राधाकृष्ण माथुर और लद्दाख में केवल 1 लोकसभा की सीट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम ने। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये होती है कूपर महसीर नामक मछली। सिक्किम राज्य ने कूपर महसीर नामक मछली को राज्य मत्स्य घोषित किया जिसे सिक्किम में कैटली के नाम से भी जाना जाता है। नियोलिसोचियस हेक्सागोनोलेपिस कूपर महसीर का वैज्ञानिक नाम है। यह मछली सिक्किम राज्य में उच्च मूल्य पर बिकती है। यहाँ पर दोस्तों बिकती होगा जो कि वहाँ के लोगों द्वारा बहुत अधिक पसंद
की जाती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि सिक्किम राज्य ने कूपर महसीर नामक जो मछली है उसे राज्य मत्स्य घोषित किया है और इसे सिक्किम में कैटली के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की बात है तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमंग और सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। और सिक्किम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है तो 1 लोकसभा सीट की संख्या है और 1 ही राज्यसभा सीट की संख्या है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 23 सितंबर को। हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल या सुन नहीं सकते। वे अपनी बात करने के लिए अपने हाथों से चेहरे के हाव भाव से बात करते हैं। और दोस्तों ये जो दिवस है ये 2018 से मनाया जा रहा है। यह दिवस प्रतिवर्ष 23 सितंबर को पूरे विश्व भर में बाधिर व्यक्तियों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य जो बाधिर लोग होते हैं उनको शरीर के हाव भाव से भाषा बोलना सिखाना है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हर साल 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों जो संयुक्त राष्ट्र है इसकी स्थापना कब हुई थी तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है तो न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों ये थे 24 सितंबर से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने निम्न में से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। तो ये प्रदान की गई है अनुपम खेर को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत निम्न में से किस स्थान पर आ गया है। ऑप्शन नंबर ए है 40वें स्थान पर, बी है 46वें स्थान पर, सी है 51वें और डी है 55वें। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।